नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे 12 बड़ी खबरें हम लाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा है, उन्होंने जीत को लेकर के फिर से एक दावा किया है और उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है। वही संभल की घटना पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। तो वाइट वो प्ले कर दीजिए अखिलेश यादव की, जिस पर उन्होंने जीत को लेकर के जो दावे किए हैं और जो संभल पर कहा है। सावन अखिलेश यादव की वाइट प्ले कर दे। जो बात ये रही कि 7-2 बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत रही थी। 7 और 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन प्रशासन ने सर्टिफिकेट किसी और को दिया है। और जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी, पूरा सर्वे हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहां पे जो जिम्मेदार लोगों थे उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन बातचीत नहीं की। और फिर जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है, जो प्रशासन छिपा रहा है, कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगा के जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे उन पे कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पे मुकदमे दर्ज हुए? क्या नारे लगाने वाले जो सर्वे टीम के साथ गए थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या प्रशासन की आंख बंद है इस बात को लेकर के? और सोचिए, आप पीजीआई में जाइए, नौकरी कहाँ की मिली राजस्थान के लोगों को? आप लोहिया इंस्टीट्यूट चले जाइए लखनऊ में, वहां पर नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो नौकरी किसको मिली है? राजस्थान के लोगों को। और फिर राजस्थान के लोग उनको बैठाया जिन पर प्रश्न लगता है, जो अधिकारी हैं वहां पर। ये क्या वजह है कि राजस्थान के अधिकारी देख रहे हैं सब वहां पर, और बाहर से लाए हुए टेम्परेरी जो एक्सटेंशन पे रह रहे हैं, उनसे कानून व्यवस्था संभाली जा रही है। ये गंभीर बात है। मुझे उम्मीद है कि इन सब घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर के देखेगा कि आखिरकार इस तरह की साजिश क्यों रची गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो बेईमानी की थी, उन्होंने उस बेईमानी को छिपाना था। कोई दिल्ली का रास्ता इसी तरीके से दिल्ली तक पहुंचा था, कोई इसी तरीके से। चुनाव बीत चुका है, रिजल्ट भी आ गए हैं, लेकिन दावे लगातार जारी है अखिलेश से, उनकी पार्टी की तरफ से। और ये बार बार वो कह रहे हैं कि जीत हमारी हुई थी, सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया गया, हम जीत रहे थे। और ये पूरा जो घटनाक्रम, संभल वाला घटनाक्रम है, वो इसलिए कराया गया है कि जो उनकी नाकामी थी, जो उनकी बेईमानी, उसको छिपाया जा सके। कई सवाल है, उन्होंने कभी ट्वीट भी थोड़ी देर पहले किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जो लोग बीजेपी के नारे लगा रहे थे, और जो उन लोगों के पोस्टर कब जारी किए जाएंगे, जो असल वजह, जो जिसकी वजह से जो कोई घटना घटी, उनके पोस्टर कब जारी किए गए थे। ये ट्वीट है, जो ट्वीट उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले किया है, पोस्ट किया उन्होंने, और पूछा है कि इन लोगों के पोस्टर कब जारी किए जाएंगे जो असल जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनकी बात तो आप कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जिनके हाथों में पत्थर थे, क्या उनका भी पोस्टर आपने या कोई ऐसा ट्वीट एक्स पे पोस्ट किया है? आप एक पार्टी के नेता हो, बड़ी पार्टी का, आपके देश की जो सबसे बड़ी पार्टी, आप दूसरे नंबर की पार्टी हो, आपने उनको भी पोस्ट करना चाहिए था जिनके हाथों में पत्थर थे, पुलिस पर पथराव कर रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे ये लोग। आपने इसको पोस्ट किया, एक न्यूज पोर्टल का आर्टिकल उठा करके आपने पोस्ट कर दिया, लेकिन उसके अंदर आप पढ़ते और जानने का प्रयास करते कि उस खबर में क्या कुछ है भी। एक तरफ का आपका ये दोहरा चरित्र आपका भी दर्शाता है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, आप आरोप लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन दंगाइयों की भी अगर पोस्टर लगाते या उनको कंपेयर करते तो शायद समझ में आता कि आप कंपैरिजन कर रहे हो कि दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन आपने केवल एक पक्ष का पोस्टर लगाया और आप फिलहाल वोटों की राजनीति करते हुए चले आ रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि संभल की जो घटना घटी है, उस पर बयानबाजी करके आप उसको और ज्यादा तनावपूर्ण बना रहे हो। अब आज ही आप देख लीजिए, संभल की घटना में मस्जिद से ऐलान किया गया कि दुकानें खोली जाए। ये पहले भी किया जा सकता था। अगर इस तरीके की चीजें हुई होती तो शायद इस तरीके की जो इतनी बड़ी घटना घटी है वो नहीं घटती, 4 लोगों की जान नहीं जाती, जो हमारे 15-20 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं उनको वो घायल नहीं होते।
तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जिसने कहीं ना कहीं दुविधा में डाला है पूरे उत्तर प्रदेश को, और माहौल खराब होता है। आप इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी आपको, और एक तरफा बयानबाजी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ना वो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए और ना आपको करनी चाहिए। लेकिन आप है कि आप एक तरफा बयानबाजी करते हैं और आरोप लगाते हैं कि प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। चलिए, नेता है, आप लोगों का काम है आरोप लगाना, दावे रोज नए नए ठोकना। जीत हो चुकी है, सर्टिफिकेट मिल चुका है, 4-5 दिन बीत चुके हैं जीत के बाद भी, उसके बावजूद आप आज भी यही बातें कर रहे थे, जीत हम रहे थे। आप ये भी कह रहे थे कि 90% लोगों के हाथों में निशान नहीं लगे, लेकिन कुंदरकी की आप जा करके अपने नेता के बारे में अगर आप पड़ताल करेंगे तो आपको आप पाएंगे कि उनसे ही नाखुश थे वहां के मतदाता, जो लोग थे, जो मतदाता थे, उन्होंने वोट किया है और कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को मिला है। तो अंदर खाने की रिपोर्ट भी आपको जाननी चाहिए। पोस्ट करिए, आरोप लगाइए, सारा काम आपका है, लेकिन उससे पहले आपको तथ्यों के बारे में जानकारी जरूर जान लेनी चाहिए। चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास खबरों में जुड़ने के लिए, और आज की 12 बड़ी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपको बताते हैं। एक एक करके हमारे सभी सहयोगी स्क्रीन पे आएंगे। सबसे पहले चलते हैं कानपुर, अवनीश अवस्थी जी के पास। कानपुर से कौन सी खबर है अवनीश जी? अखंड जी, आज की जो कानपुर की बड़ी खबर है वो मैं आपको बता दूं। कानपुर का चौबेपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पर सुबह एक जो प्राइवेट बस है वो पलट गई है। उसमें जब वो बस पलटी है उस वक्त उसमें कई सवारियां भी सवार थी। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये जो सिलसिला है ये लगभग 2 महीने में 3 से 4 बार हो चुका है। इस रास्ते पर कानपुर के आसपास लगभग 4 बसें अभी तक जो है प्राइवेट बसें पलट चुकी हैं, और एक बहुत बड़ी लापरवाही अगर कही जाए तो आरटीओ की कहीं ना कहीं देखी जाएगी, क्योंकि जो कंडम, ये सब लगभग कंडम बसें हैं। जो आज की बस पलटी है उसमें जो कारण बताया जा रहा है, उसमें स्टीयरिंग फेल होने का कारण बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हालांकि जनहानि नहीं हुई है, अगर कोई जनहानि हो जाती तो उसका जिम्मेवारी कौन लेता, जिम्मेदार कौन होता? अखंड अवनीश, कई ऐसी खबरें आती हैं और बस पलटने, स्टीयरिंग फेल हो जाना, जैसे आप बता रहे हैं। प्राइवेट बसें या फिर कहीं सरकारी बसें डग्गा मार बसों से कब तक काम चलाएंगे? और आप किस तरीके के, अगर आप आरटीओ, आपके पास अधिकार है, तो ऐसी बसों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप? क्यों क्यों इंतजार करते हैं कि जनहानि होती तब? क्या इंतजार कर रहे थे किसी जनहानि का? इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज, कोई ना कोई खबरें आती है अवनीश। देखिए, अभी जैसे कि अखंड अब इस समय सर्दी का मौसम भी आ रहा है, लगातार कोहरे की जो चादर है वो भी कहीं ना कहीं जो है आएगी। तो ये जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ेंगी भी। लेकिन अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का जो है सामना करना चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन आप, क्योंकि आप लगातार जो है इस तरीके से कवर भी कर रहे हैं और देखते होंगे कि इस तरीके से घटनाएं बढ़ती हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार जो अधिकारी है वो इस ओर ध्यान नहीं देता है। उस समय ये जरूर जो है जवाब आ जाते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, और छोटी मोटी कार्रवाइयां कर भी दी जाती हैं। लेकिन फिलहाल जो ये सिलसिला है ये कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी ये थमने का नाम भी नहीं लेगा। देखिए, सरकारी जो बसें होती हैं उसका एक पैमाना होता है, उसकी इस रफ्तार में ही चल रही थी, और घटनाएं आती हैं लेकिन बहुत कम आती है। लेकिन जो प्राइवेट बसेस होती हैं, आप देखे होंगे कई ऐसी प्राइवेट बसेस में आग लगने की खबर आई, कितने लोगों की जान चली गई, एक्सीडेंट हुआ। और हाल फिलहाल की आप जो खबर बता रहे हैं वो तो है ही। आप प्रशासन के साथ साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आरटीओ अधिकारी, उनको कम से कम इस पर जागना चाहिए और कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जो भी जो इस तरीके से बस का संचालन कर रहे होते हैं, इनको मुनाफे से मतलब होता है, इनको लोगों की जान से मतलब नहीं होता। और यही कारण है कि इस तरीके की घटनाएं आज दिन देखने को मिलती है हमें। बिल्कुल बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से आपने कहा, क्योंकि है क्या कि लगातार जो, भले ही सरकार कितना भी कहे कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और जो घूस या कुछ जो भी चीजें बंद हो गई हैं, ये जरूर इसमें कमी जरूर हुई है। लेकिन जो इस तरीके के अधिकारी हैं जिनके पास में इसका एक तरीके से कहा जाए, जिनको लालच लगातार बना रहता है, वो अपने लालच में ही डूबे रहते हैं और कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि कानपुर को और कानपुर देहात और कानपुर लगभग 3 से 4 जिलों को जोड़ता है, तो वहां पर लगभग आवागमन जो है लोगों का रहता है, क्योंकि कानपुर बड़ा शहर है। जो आसपास के जिले हैं, जैसे कि आपका कानपुर देहात हो गया या इधर कन्नौज हो गया, जो भी इलाके हैं उनमें भी इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो बहुत सारे कार्य जो है कानपुर से होते हैं लोगों के, तो लोगों का आवागमन लगातार इन बसों में रहता है। और बसों की स्थिति की आपको बता दें, बसों में जो सवारियों की जो सीटें होती हैं उससे 2 गुना से ज्यादा अधिक जो है लोग इसमें भरे जाते हैं, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आरटीओ लगातार घूमता रहता है और जा करके जो है सड़कों पर खड़ा होकर के चेकिंग भी करता है। लेकिन जो इस घटनाएं हैं फिलहाल ये हो रही हैं, और इसका पूर्णतः समापन कब होगा तो देखने वाली बात होगी। अखंड सही कह रहे हैं कि आरटीओ चेकिंग करता रहता है, बीच सड़क पे खड़ा रहता है, लेकिन किसके लिए खड़ा रहता है? सरकारी बसों का, उनके कंडक्टर को चेक करता है, देखता है कहीं ऐसा तो नहीं
अधिक जो बहुत ज्यादा रोड में बस में बैठा तो लिए, उसका टिकट नहीं काटा, लेकिन प्राइवेट पैसों को छोड़ दिया खुला, घूमते रहो। 100 सीट अगर 60 सीट है तो 120 बैठा के चलते रहो। न जाने अधिकारी कब सुधरेंगे। और इसी वजह से कोई भी जीरो टॉलरेंस की जो नीति होती है वो कारगर नहीं होती, क्योंकि अधिकारी हैं वो करेंगे ही नहीं, तो आप क्या कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं, प्रतापगढ़। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है आज प्रतापगढ़ से? बिल्कुल अखंड, देखिए आपको बता दें कि आज से ठीक हम लोग 4 दिन पहले एक नगर पालिका की खबर को लेकर के आपके पास आए थे। सोमवार का दिन था और सोमवार के दिन मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका में किस तरीके से 22 कर्मचारियों को जो है भर्ती किया गया था। उनके अब नया इस मामले में मोड़ आया है। जो उनके अभिलेख रखे गए थे 1995 सन 2000 इंदु विहार योजना के अंतर्गत, जो उनके अभिलेख रखे गए थे, अब अभिलेख नगर पालिका से गायब हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और उसमें से छन के एक बातें और आ रही हैं। जो 22 लोग हैं, 22 में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो खत्म हो चुके हैं फिलहाल, उनके 2 सगे रिश्तेदार कर्मचारी पद पे पोस्टिंग है। फिलहाल अभिलेख गायब हो जाना एक सरकारी ऑफिस से, तो ये बड़ा सवाल निशान खड़े होते हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि जिस तरीके से डीएम ने सख्त आदेश दे दिए कि इन 22 लोगों के अभिलेख मुझे 1 हफ्ते के अंदर मेरे टेबल पे होने चाहिए, अन्यथा जो भी कर्मचारी यहाँ पे सम्मिलित है वो तो उन लोगों के खिलाफ जांच तो करी ही जाएगी। और तीसरी चीज सबसे बड़ी कि जो उस समय के ईओ थे उनके खिलाफ भी जो है सरकारी जो है जांच शुरू की जाएगी। फिलहाल अभी वो रिटायर हो चुके हैं, तो जांच उनकी अब शुरू होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच कितने आगे तक जाएगी। अखंड, जांच चलती रहती है, जैसे हम कहते हैं ना कि केस चलता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है। आज तारीख लेंगे, फिर थोड़ी दिन बाद ले लेंगे, ना जाने कभी मुकदमा निपटेगा। अब सबसे बड़ी बात है, ईओ साहब भी रिटायर हो गए हैं, उनके खिलाफ भी जांच चलेगी। जांच चलती रहेगी, जांच का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों का डेटा गायब हो सकता था। जो 22 लोग हैं उन्हीं सारे 22 लोगों का ही डेटा गायब हो गया। तो डेटा गायब नहीं हुआ, गायब किया गया है। और यही कारण है कि आप उनको बचाना चाहते हो, क्योंकि फंसेंगे कई लोग। ऐसा तो है नहीं किसी में एक अधिकारी की वजह से ये सारी चीजें हुई होंगी। तो जो क्या होता है, ऐसी जगह पे आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि आग लग गई, दस्तावेज जल के खाक हो गए। तो क्यों खाक हो गए? क्योंकि भाई उनको खाक में मिलाया जाता है और दस्तावेज गायब हो गए। अभी आप ढूंढने जाओ, आपसे एक चीज है, सरकारी अभिलेखों में बात की जाती है कि आपने रजिस्ट्री कराई, संपत्ति आपने अपने बैनामा कराया, तो उसके कागज संभाल के रखिए। हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो दूसरा दावा पेश करेगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन आप सरकारी जिसकी नौकरी लगी है उन दस्तावेजों को संभाल के नहीं रख पा रहा है सरकारी विभाग। बिल्कुल देखिए अखंड, क्या आपने नहीं? बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल अखंड, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। वो नगर पालिका का ही रूल नहीं है। आप अगर आप मैं बहुत जहां मैं चलता हूँ रजिस्ट्री ऑफिस में। रजिस्ट्री ऑफिस में आप जाएंगे, अगर आपको 90-70 का अगर आपको अपने अपने ही घर का कागज देखना है तो वहां आपको पन्ने सही नहीं मिलेंगे। नगर पालिका एक ऐसी संस्था है, मैं आपको बता दूं 1995 में बनी है, और आज भी लोग अगर जाते हैं तो वहां पे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरि प्रताप थे यहाँ पे 1995, मैंने आपको बताया कि पहले भी बता चुका हूँ, 1995 में नगर पालिका यहाँ स्थापित हुई। उसके बाद से लगातार इनका दबदबा रहा है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो अगर शहर के एक एक भी सही जमीन के कागज अगर आपको 1 दिन के अंदर नगर पालिका से अवेलेबल हो जाए, जो आकर कोई भी अगर पीड़ित वहां जाता है उसको कागज वहां चाहिए होता है, तो उसको तकरीबन 1 महीने के धक्के खाने पड़ते हैं। कोई तुरंत कार्रवाई नहीं हो सकती है। आपके अगर उसको कोई नकल भी चाहिए तो तकरीबन 1 हफ्ते, और अगर वो नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि अभिलेख गायब हो चुका है, आप ऐसा करिए रजिस्ट्री ऑफिस जाइए, वहां से एक नकल लेकर आइए, मैं इसकी दूसरी कॉपी बना दूंगा। ये अक्सर लोग वहां धक्के खाते रहते हैं। और हम लोगों का ऑफिस जो है बगल में ही है, मीडिया हब भी है। लोग आके हम लोगों से शिकायत करते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो कहते हैं भैया अभिलेख इन लोगों का गायब हो चुका है, ये रजिस्ट्री ऑफिस है, वहां से नकल लेकर आए, मैं यहाँ से इनको पास आउट कर दूंगा। ये नगर पालिका का रूल होता है। यानी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लोग तो जाना ही नहीं चाहते। कोशिश करते हैं कि भगवान ना करे कि हमको सरकारी दफ्तर जाना पड़े, सरकारी दफ्तर के अगर चक्कर, क्योंकि वो पता है ना कि चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ेगा और चक्कर चक्कर कटवाते। ऑफिस ऑफिस एक सीरियल था, उसमें आपने देखा ही होगा किस तरीके से लोग चक्कर कटवाते हैं। तो नियम बन चुका है, अधिकारी सोए रहते हैं, कर्मचारी कहते हैं। एक कहावत कही गई है सरकारी कर्मचारियों के बारे में कि न काम करने की तनख्वाह और काम करने की घूस, ये प्रचलन है।
और कारण यही है, दस्तावेज मिल जाएंगे, आप पैसा दिए सब कुछ मिलेगा। लेकिन इन अधिकारियों, इन कर्मचारियों के पास न जाने कौन सा ऐसा इनको बल मिला रहता है कि ये कोई भी कार्रवाई करने से पहले, या कहते हैं किसी की मदद करने, इनके पास जिम्मेदारी होती है पूरे जिले, पूरे प्रदेश और को चलाने की। और आप इस तरीके से अमानवीय तरीका अपनाते हो यार। आपके पास कोई आता है और आप उसे कह देते हो कि हमारे पास वही नहीं भाई, आप ढूंढिए, चक्कर पे चक्कर लगाते हो। इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल। करनी चाहिए। और ज्ञानेंद्र आप बताइए, ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र। देखिए अखंड, सबसे बड़ी बात यही है कि अब देखने वाली बात, क्योंकि जो 22 कर्मचारी हैं उनके जो कागजात अभी मिल नहीं रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर डीएम ने ऑन द टेबल मंगाया भी है, और फिलहाल नगर पालिका का चुनाव भी आ चुका है। 4 दिसंबर से नामांकन भी शुरू है, 17 को जो है वोटिंग है, और 19 को गिनती। अब देखने वाली बात क्या होगी, क्या है किसी बीच हो जाएगा, और क्या 22 कर्मचारियों के खिलाफ अभी कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, केवल कागजात मांगे गए। कल जब पीसी थी, पीसी से पहले नगर पालिका के ईओ और जो अभी प्रभार पे हैं एसडीएम सदर, उनको बुला के बकायदा 1.5 घंटे मीटिंग, उसी मीटिंग के दौरान ये आदेश दिया गया है कि जो 22 कर्मचारी हैं, क्या उनके अभिलेख आप लेकर आए हैं। जब ईओ से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हमारे पास अभी अभिलेख उपलब्ध नहीं। हमने काफी खोजबीन करने का प्रयास किया, लेकिन अभिलेख नहीं मिल पा रहे, क्योंकि ईओ भी कुछ ही 6 से 7 महीने पहले आए हैं। उनका अभी 6-7 महीने पहले ट्रांसफर हुआ है तो प्रतापगढ़ नगर पालिका को। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी तो डीएम संजीव रंजन ने सीधे सख्त तेवर में उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 हफ्ते के अंदर आप मुझे जो है देंगे। तो ईओ ने बल्कि ये बोला कि सर मुझे कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। तो क्या ईओ भी चाह रहे थे कि चुनाव बीत जाए और चुनाव के बाद ये जो कोई आएगा, क्योंकि ये भी चर्चाएं चल रही कि हरि प्रताप की धर्म पत्नी, जो कि एक बार वो रह चुकी हैं, उनका एक कार्यकाल रह चुका है, क्योंकि हरि प्रताप ने अपनी धर्म पत्नी को लड़ाया था, प्रेमलता सिंह को। तो ये भी चर्चाएं चल रही कि भाजपा से वो भी लड़ सकती है। क्या ये चुनाव को देखते हुए कि 15 दिन का वो समय मांग रहे थे, लेकिन डीएम ने सख्त तेवर अपनाए। इन्होंने कहा कि आज बुधवार है, अगले बुधवार को अगर मेरे टेबल पे कागज नहीं होंगे तो आप अपने खिलाफ कार्रवाई को सोचते रहिएगा कि आपके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होंगे, क्योंकि आप वहां ईओ है और एसडीएम को उन्होंने फटकार लगाई। ज्ञानेंद्र नजर बनाए रखिएगा। 1 हफ्ते का समय तो डीएम साहब ने कहा है कि 1 हफ्ते में फाइल हमारे टेबल पे आनी चाहिए। अब देखते हैं 1 हफ्ते में आती है कि नहीं आती है। अभिलेख जो खो गए हैं वो कहीं से ढूंढ के लाते ही नहीं, जिस पताल लोग पे गए वहां से आप आते हैं कि नहीं आते, देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। जावेद के पास चलते हैं, आगरा से। जावेद, कौन सी बड़ी खबर है आज की? जी अखंड, आपको बता दें आज आगरा के न्यायालय में एक सुनवाई होनी है कंगना रनौत को लेकर। मामला आपको बता दें, कंगना रनौत ने जो किसान धरनारत थे उनको लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने एक एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर किया था कंगना रनौत को लेकर, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत को नोटिस भिजवाया था। कोर्ट ने पिछली तारीख में कंगना रनौत को नोटिस भेजा था और वो नोटिस उनको प्राप्त भी हो गया था। तो आज 28 नवंबर है और 28 नवंबर का उनको नोटिस प्राप्त हुआ था। तो कहीं ना कहीं आज कंगना रनौत आगरा पहुंच रही हैं और कोर्ट में हाजिर हो सकती हैं और अपना जवाब भी दाखिल कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत की मुश्किलें यहाँ बढ़ती नजर आ रही हैं। जी अखंड, मतलब क्या कंगना के आने की कुछ सूचना है? क्योंकि संसद भी चल रही है और मान लीजिए कि आज उनको यहाँ पर पेश होना है, तो ऐसे में क्या आपके पास कोई खबर है कि आ रही है आज कंगना रनौत? बिल्कुल कंगना रनौत आ सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना रनौत वकील को ना भेजकर खुद यहाँ पर आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर हाजिर हो सकती हैं और अपना जवाब दाखिल करेंगी। बिल्कुल अखंड, धरने को लेकर के कंगना रनौत की टिप्पणी पर बहुत बवाल हुआ था, पूरे विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। और ये माना भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं संसद में भी इसको लेकर के कुछ ना कुछ बवाल हो सकता है। लेकिन अब कंगना रनौत की यहाँ पेशी है, एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जावेद। अब चलते हैं अपने दूसरे सहयोगी के पास। इंद्रवीर, आज रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, बता दें रायबरेली की सबसे बड़ी खबर है। देर रात जो है मामला रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र के रंजीतपुर लोनारी गांव का है, जहां पे देर रात पुरानी रंजिश को लेकर जो है गोली चलती है और उसमें जो है जो प्रधान पति होते हैं उनको जो है गोली लगती है। और अगर बात करें तो पुलिस के मुताबिक जो जहां तक आईबीसी की बात हुई है वहां पे जो है 12 बोर के असलहे के साथ उनकी गोली लगती है। और खैर गोली में बहुत गंभीर नहीं चोटें आई हैं, क्योंकि छर्रे लगे उनकी पीठ पे। और प्रधान पति जो है वो प्रेजेंट टाइम में सुल्तानपुर जिले में लेखपाल भी है। तो ये बताया जा रहा है कि ये प्रधान पति है और प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो है अपनी
जो प्रधान की वाइफ है उनका। और ये पूरा मामला रंजीतपुर लोनारी गांव का थाना भदोकर के अंतर्गत आता है। लेकिन इस पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो गोली चली वो पुरानी रंजिश को लेकर। और एक मामला मीडिया के संज्ञान में और आया है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, कि उन्होंने डीएम हर्षिता माथुर के यहाँ जो प्रधानपति है उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी ग्राम सभा को लेकर जो कुछ अवैध कब्जेदारी को लेकर के एक याचिका दी थी और उसी एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के तहत पुरानी रंजिश भी थी लोगों से, जो कि प्रधानपति है ऑलरेडी और उनके यहाँ प्रधान है, तो ऐसा गांव में होता रहता है कि पुरानी रंजिश रहती है लोगों के दिमाग में, और वो उसका जो है घर में घुसकर ये गोली चली है। ये बहुत बड़ी बात है। और घर में घुस करके जब गोली मारी गई तो उनको आनंद फानंद जो है रायबरेली जिला अस्पताल लाया गया। खैर वो अभी नॉर्मल है और इससे पुलिस जोरों शोरों से जांच पड़ताल में लगी हुई है। अभी तक परिवार वालों की तरफ से, जब मेरी एबीसी की टीम से पर्टिकुलर जब बात हुई यहाँ के रायबरेली पुलिस में जो उच्च स्तरीय अधिकारी है उन्होंने कहा, और एसएचओ जो भदोकर थाना है उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल तहरीर 11:30 बजे तक परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई थी। खैर तहरीर देने का एक, चूंकि मामला जब ऐसी घटनाएं हो जाती है तो पहले परिवार अपने जो घटनाएं होती है, घटना जिसके ऊपर हुई होती है उसको लेकर के अस्पताल में रहते, तो तहरीर खैर एक अलग मामला है, वो मिल भी जाएगी और उनको दी भी जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज बताई जा रही है कि सरकारी जमीनों को लेकर जो ग्राम सभाएं जमीन होती है उस पर इन्होंने डीएम को लेकर कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया था, और उस ज्ञापन के तहत जिन लोगों के खिलाफ ये दिया गया था उन्हीं लोगों ने जो है ये फायरिंग की है और ये गोली चलाई है। फिलहाल इस पे जांच का विषय होगा और पुलिस जोरों शोरों से यहाँ पे जो है एक्टिव है और वो अपना काम कर रही है कि ये गोली चलाने के पीछे मुख्य मकसद क्या है और इसका उद्देश्य क्या रहा। खैर पुरानी रंजिश का मामला अभी तक उभर के आया है कि पुरानी रंजिश में ये गोलीबारी की गई है। जी अखंड। इंद्रवीर लेखपाल भी है, प्रधानपति भी है और खिलाफ भी उन्होंने जो बातें की है, जो संज्ञान लेकर के जो अवैध अतिक्रमण था उसको लेकर के, तो विरोधियों के निशाने पर तो रहते ही है, क्योंकि लेखपाल नीचे जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और उसके पास कई चीजें ऐसी है, अथॉरिटी होती है, तो अथॉरिटी लेकर के भी कई सारी बातें होती है। तो ऐसे में पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन पुलिस को भी ऐसे लोगों के जब कोई ऐसे मामले आते हैं तो उसमें संवेदना दिखाते हुए, संजीदगी दिखाते हुए तुरंत तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो जो जिस तरीके से अगर उनके ऊपर हमला हुआ है, बड़ी घटना भी घट सकती थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बताए। अगर बात करें तो जब से यहाँ की कमान जो है डॉक्टर यशवीर सिंह जो एसपी रायबरेली है उन्होंने संभाली और एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा, सबसे रायबरेली में अगर हम बात करें तो जो एक तरीके से आतंकी ऐसे जो है घटनाएं होती थी, जो गोली चल जाना और भी कुछ ऐसी घटनाएं, उनपे लगभग जो है कंट्रोल पाया गया है। ऐसी कुछ घटनाएं नहीं हो रही और पुलिस यशवीर के नेतृत्व में रायबरेली, ये कहने वाली बात नहीं है। बिकॉज अगर कोई तारीफ करने लायक है तो डेफिनेटली तारीफ की जाएगी, तो तारीफ करने लायक अगर घटनाएं नहीं होगी तो उसकी तारीफ मीडिया डेफिनेटली नहीं करेगा। तो ये कह सकते हैं कि उनके आने से पुलिस एकदम चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है और ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। जो आतंकी लोग हैं, जो ऐसे आतंक फैला रहे हैं या जो ऐसे जो है मुलजिम है, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चौधरी शहनवाज के पास चलते हैं। अमरोहा से कौन सी बड़ी खबर है? चौधरी शहनवाज। देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा से दो बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमरोहा में जो तेज रफ्तार का जो कहर है वो देखने वाले, इसी हादसे में जो बताया है कि जिसमें जो है एक बेटा और एक माँ की जो है मौत हो जाती है, और जिसके बाद जो है माँ बेटे की मौत के बाद जो है परिजनों में कोहराम मच जाता है। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जो है कड़ी मेहनत के बाद उसको जो है बुला बोलिए शहनवाज, आवाज आ रही, बताइए। जी अखंड, बताया जा रहा है कि ट्रक और कार की जो है जोरदार भिड़ंत हो जाए, जिससे में जो है हादसे में माँ बेटे की मौत हो जाती है और जिसके बाद एक जो लड़की है वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बताया जा रहा है ये तीनों लोग जो है एक कार में सवार होकर जो है घर वापसी जा रहे थे, तभी जो है रात के समय तेज रफ्तार ट्रक ने जो है कार को जोरदार टक्कर मार देता है, जिसके बाद जो है माँ बेटी की जो है और माँ बेटी की मौत हो जाती है और एक जो बेटी है वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। घायल जो उनकी जो बेटी है उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। और जो पुलिस ने जो है मौके पर जो ट्रक चालक था और ट्रक को जो है वो कब्जे में ले लिया और जो ट्रक चालक था वो मौके से जो ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पीडब्ल्यूडी की जो बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अभी एक हमारे थाना शान नगली क्षेत्र का जो एक नेशनल हाईवे वो हाईवे है और जिसको लेकर चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अखंड, ये वो जगह है जो
पीडब्ल्यूडी जो है इस तरीके से रोड बनाता है, उसको जो पानी का निकास एक सही तरीके से होना चाहिए, जिसको लेकर जो है ये पानी का जो निकास नहीं है बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ये पानी जो है बिल्कुल जलमार्ग जो है दिखाई दे रहा है। किस तरीके से ये जो पानी है देख सकते हैं आप, दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दुकानदारों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, कितना परेशान है ये लोग, ये हम पूछते हैं। जी बताएं। सर ये ग्राहकों को दुकानदारी में सामान लेते टाइम ये भीगते हैं, छींटा आती हैं, दिक्कत हो जाती है बहुत। पिछले साल भी ये दिक्कत थी हमारे सामने, अब भी ये दिक्कत है। अब दुकानदारी हो नहीं पा रही हमारी, ग्राहक आएगा तो कूद के थोड़ी आएगा, बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है ग्राहक को, इसलिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो देखा अगर पीडब्ल्यूडी के किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की, इस तरीके की लापरवाही ना सिर्फ पानी की समस्या है बल्कि एक बड़ी घटना को एक अंजाम भी दे सकती है, इस तरीके की जो लापरवाही है, क्योंकि दिखता नहीं कई बार, और कोहरे का भी कहर है और रफ्तार का कहर भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके के एक्सीडेंट को इस तरीके के मामले कर सकते हैं। तो क्या आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की? देखिए आखंड, ये वो जो हाईवे है, ये इस हाईवे पर जो है बिल्कुल रोड जो है ये तिकोन रोड है। इस पे जो है बाइक सवार भी एकदम तेज रफ्तार से निकलता है, और बाकी जो गाड़ी जो है 4 व्हीलर है, बात की जाए बड़े वाहनों की, वो भी तेज रफ्तार से निकलते हैं। ये घूम साइड है, और जैसे ही बरसात होती है, ये पानी आता है तो सारा पानी जो है इकट्ठा होकर जो है एक रूट को हो जाता है, जिसका पानी का निकास कोई नहीं है। और इसी कारण जो है रोड पर जल भराव हो जाता है। जल भराव होने के कारण जो राहगीर है और जो निकलने वाले लोग होते हैं, उनको काफी भारी निकलने का सामना करना पड़ता है, काफी परेशानी होती है। आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की पीडब्ल्यूडी के? देखिए अखंड, अगर अधिकारी की बात कही जाए तो लगातार शिकायत भी की है, लेकिन कोई भी शिकायत का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। शिकायत जो इधर को सुनकर इधर को निकाल देते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है अभी तक इस बात की जो है इस बात के कोई भी संज्ञान नहीं लिया है कि इसको हो सकता है कि बड़ी घटना का ये पीडब्ल्यूडी जो है बड़ा इंतजार कर रहा है। हो सकता है बड़ी और घटना है, कल भी एक बड़ी घटना हो सकती थी, एक हादसा हो सकता था, बाइक सवार गिरा था। लेकिन इससे ये साबित हो सकता है कि ये लोग जो है, जो अधिकारी लोग हैं, ये अपनी पूरी मनमानी चला रहे हैं। जी राहुल। मनमानी तो चला ही रहे हैं और किसी घटना का इंतजार भी कर रहे हैं। इस तरीके की घटना की जब शिकायतें मिलती है, कोई भी बात की शिकायत मिलती है, तो आपको कम से कम उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं कर सकते तो कम से कम उस समस्या का समाधान जरूर करिए। लेकिन अगर आप किसी घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप होंगे, और आपके ऊपर भी कार्रवाई जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए चौधरी शर्मा। अब चलते हैं आकाश के पास। आकाश, पीलीभीत से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत के थाना जहानाबाद आकाश, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, बताइए। अब आ रही है, बताइए। चालू हो गया तो। आकाश, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से आपके पास चलेंगे। तब तक चलते हैं बाबू अभिषेक सिंह के पास। बाबू अभिषेक सिंह, भदोही से कौन सी बड़ी खबर है आज की? जी, भदोही की अगर बातचीत की जाए तो भदोही में अखंड जी स्वास्थ्य महकमे में बड़ी लचकता दिख रही है। इसमें कल की डेट में एक ऐसी घटना देखी गई है जहां एक व्यक्ति की जो झोला छाप डॉक्टर पूरे जनपद में तैनात हैं, उनसे एक व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने के उपरांत उसकी डेथ हो गई है। जहां की इसकी जानकारी जब ली गई तो यह गोपीगंज थाना अंतर्गत गांव आता है दल्लीपुर का यह निवासी था। यह व्यक्ति 45 वर्ष की उम्र का था, और यह व्यक्ति को कोई चोट आई थी। चोट आने के उपरांत यह प्रथम उपचार के लिए नजदीकी जो है कि झोला छाप डॉक्टर के पास गया। वह इंजेक्शन लगाने के उपरांत उसको जो है कि कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है उसमें ये समस्या देखने को मिली कि वह गंभीर रूप से जो है कि अचेत हो गया। अचेत होने के उपरांत उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया उस झोला छाप डॉक्टर के द्वारा, लेकिन वहां जाने के उपरांत यह जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई। लेकिन जो यह मामला देखने को मिल रहा है, इस तरीके का कृत्य एक झोला छाप डॉक्टर कर रहा है, अगर उसके पास कोई उपचार के लिए गया तो ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया और ऐसा कैसे लग पाया, एक कारण बना हुआ है पूरे भदोही स्वास्थ्य महकमे के लिए। इसके बाद IBC 24 की टीम जो है कि सीएमओ से भी बातचीत की। सीएमओ ने भी कहा कि 3 दिन के अंदर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इसे जान वापस ले आ पाएंगे, जिसकी जान चली गई। झोला छाप बिल्कुल, अगर ये चीज देखा जाए तो इतना बड़ा जिला किसी की व्यक्ति की जान चली गई गलत इंजेक्शन के नाते, और आप कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे 3 दिन, क्या करेंगे जांच?
जान चली जाएगी जी बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमे में लगातार हमेशा सवाल उठते रहते हैं। अगर देखा जाए स्वास्थ्य महकमे में गंदगियां फैली रहती हैं और इनके कंधों पर जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ना करके इस तरीके से लापरवाही कह रहे हो। और जांच, हर चीज जांच में ही आती है, सारी चीजें जांच में आती है। आप क्या जांच करोगे यार, किसी की जान चली गई वापस ला नहीं पाओगे और जांच करोगे। आपके राज्य में झोला छाप डॉक्टर पूरी तरीके से फल फूल रहे हैं और आप जांच का ही आश्वासन देके लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लगातार इस परिवार से भी आज IBC24 आज उस परिवार से भी IBC24 बातचीत करेगा और उनकी बातचीत को सुनाएगा पूरे दर्शकों को। जिस तरीके की ये हैवानियत पूरे प्रदेश में चल रही है झोला छाप डॉक्टरों द्वारा और स्वास्थ्य के जो निचले कर्मचारी हैं उनके द्वारा। स्वास्थ्य महकमे के जो अधिकारी है, अस्पतालों में भी देखा जाता है कि वार्ड बॉय इलाज कर रहा है, झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं खोल के। अरे सीएमओ साहब कभी जानो, कम से कम देखो, जाकर के पता करो उन लोगों के बारे में, कम से कम जानकारी लो जो इस तरीके की क्लिनिक चला रहे हैं। कम से कम उनकी डिग्रियां ही चेक कर लो, नहीं कुछ कर सकते आप तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए बाबू अभिषेक सिंह। धन्यवाद। अब अपूर्व जी आपके पास आते हैं। अपूर्व जी, आज अयोध्या से कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए अखंड, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने वाला है और 22 जनवरी बड़ी करीबी में है, क्योंकि 1 महीने का लगभग वक्त बाकी है जब 22 जनवरी का वक्त आएगा। लेकिन उससे पहले साधु संतों ने और टेस्ट के पदाधिकारियों ने और जो टेस्ट के अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास, उनके आश्रम पर बैठक हुई संतों की और साथ में जो टेस्ट के पदाधिकारी है। उसके बाद निर्णय लिया गया कि अब यह जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है वो 22 जनवरी को नहीं 11 जनवरी को मनाया जाएगा। और ये खासकर ये इसका प्राण प्रतिष्ठा का नाम दिया गया है प्रतिष्ठा द्विदशी, यानी कि संतों ने पूरा विचार करके अब यह जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने की जो तिथि रखी गई थी, लेकिन अब वो तिथि चेंज कर दी गई है। अब 11 जनवरी को यह मनाया जाएगा और यह लगभग 3 दिनों तक यह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन जो महासचिव हैं टेस्ट के चंपत राय जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह जो महोत्सव है वो 5 दिन भी किया जा सकता है, अभी इस पर विचार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब रामलला विराजमान हुए थे 1 साल पहले, तो जो धूम थी, जो उत्साह था लोगों में, वो उत्साह दोबारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी की जो तारीख है वो करीब आ रही है और फिर से एक बार फिर से त्रेता युग की तरीके अयोध्या सजाई जाएगी और एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा। और जो प्रथम तल की बात करें, जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ग्राउंड तल में तो रामलला विराजमान है, लेकिन जो प्रथम तल की बात करें तो प्रथम तल में राजस्थान के जयपुर से वहां से बन के मूर्ति आ रही है, राम दरबार बन के आ रहा है। वह कयास लगाए जा रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव के दौरान वह मूर्ति स्थापित की जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है। अपूर्व, ये डेट चेंज करने के पीछे बड़ी वजह क्या बता रहे हैं? वजह ये थी कि जो अभी तक मैं जान पाया हूं कि ये जो इंग्लिश जो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 22 जनवरी रखा गया था, तो हिंदी रीति रिवाज से यह प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। वैदिक विद्वानों ने इसका जब तिथि निकाली तो उसके बाद यह डेट चेंज किया गया, तो 11 जनवरी एक डेट रखी गई है जो शुक्ल पक्ष की द्विदशी है। उसके अनुसार यह पूरा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा और शायद ये कयास भी लगाया जा रहा है कि राम दरबार भी प्रथम तल पर स्थापित किया जाएगा और उसका भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए पूर्व आपका। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे 12 बजे 12 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।